दोस्तों स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग अवकल समीकरण का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को थोड़े से अवकल समीकरण के जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.4 और 9.3 के कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ होमोजीनियस फंक्शन जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं समांगी समीकरण, या फिर होमोजीनियस फंक्शन डायरेक्टली ऐसे याद रखो, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका x और y दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, जैसे प्रतिस्थापन विधि में कर लेते हैं, वो नहीं हो सकते, उसी को बोलते हैं बाबू होमोजीनियस फंक्शन। एकदम सभी पर समघातीय फलन, हाँ शायद उसको हिंदी में ही बोलते हैं समघातीय फलन। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो इसीलिए जितना भी क्वेश्चन पिछले लेक्चर में बन गया है उस पर आधारित आप सभी क्या करो कि उस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, सभी प्रयास करो कि बन जाए। आज इसके बाद जो अवकल समीकरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस हम आज डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछेगा और आपको बना के ही आना है। क्लियर है ना, छोड़ना नहीं है बाबू। क्लियर है, तो इसी में देखो क्रम में पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमोजीनियस फंक्शन का एक है। इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन 9.3 के भी लेंगे, समीकरण बनाने वाले, जो कि पिछले लेक्चर में भी बनाया गया था। ये देखो लिखा हुआ है अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको बाबू सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात ये सोचनी पड़ेगी, या फिर मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा। उसमें क्या बताया गया था कि यदि x और y, एक तो पहली बात की डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण होता क्या है, तो अवकल समीकरण किसी क्वेश्चन का, यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करके आंसर दिया होता है। एक तरह से ऐसे समझ लो, क्वेश्चन है उसका डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन का आंसर दिया होता है। अब इस आंसर को हम लोग पीछे वापस आके क्वेश्चन बनाते हैं। तो यही बस सिंपल सी बात है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर मान लो कि डी बाई डी एक्स करके क्वेश्चन को आंसर बना दिया, तो अगर आंसर का समाकलन करेंगे तभी तो वो घूम के फिर क्वेश्चन बनेगा। मतलब अवकलन का व्युत्क्रम होता है समाकलन। यदि किसी फंक्शन का हम समाकलन कर दिए और वो मेरे पास कुछ नया फंक्शन मिल गया, इसी नए वाले फंक्शन का अगर हम डी बाई डी एक्स कर देना इस कैपिटल एफ एक्स का, तो फिर ये स्मॉल एफ एक्स मिल जाता है। ये रिलेशन बहुत अच्छे से आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है, मतलब स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो अगर कैपिटल एफ एक्स मिलता है, तो इसी कैपिटल एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो वही स्मॉल एफ एक्स मिलता है। वही बात यहाँ भी है, अगर क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएट कर दे तो आंसर वो देगा। जैसे क्वेश्चन में देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये जो क्वेश्चन आपको शो कर रहा है इसमें डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, और उस आंसर को हम लोग अब क्या कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, दोबारा अवकलन तो करेंगे नहीं, इसीलिए इसको समाकलन हम लोग करते हैं ना। तो इसीलिए अवकल समीकरण में अवकलन और समाकलन दोनों का यूज होता है। बात क्लियर, एकदम आसान शब्दों में समझना है। ठीक है, एकदम आसान शब्दों में, बिल्कुल हाइपर नहीं होना है और ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। आसानी से ये सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। देखो लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया बाबू, x प्लस टू वाई। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग किए थे, तो उसमें जो भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग y dy की तरफ y का फंक्शन और dx की तरफ x का फंक्शन करके इंटीग्रेट कर दे रहे थे। तो अगर वैसा क्वेश्चन आया तब तो 2 नंबर 5 नंबर जितने नंबर में आए आसानी से बना सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि कुछ भी कर लो, ना तो dy की तरफ y का फंक्शन जा पाए और ना ही dx की तरफ x का फंक्शन जा पाए, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। या दूसरा तरीका समझने का ये है कि इन सभी पे घात समान होता है। ठीक है, घात कैसा होता है बाबू, समान होता है। देखो एक घात का पूरा प्रोडक्ट है, चाहे यहाँ भी एक घात का प्रोडक्ट है। अब डी वाई बाई डी एक्स मिल गया हमको x प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। कभी भी y को अलग कर नहीं सकते क्योंकि जोड़ घटा में है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, और y को अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल मानना पड़ेगा। y को एक नया वेरिएबल मानना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो y बराबर हम क्या मानेंगे बाबू, vx। क्या मानेंगे, एक नया वेरिएबल के साथ x का गुणा और y इक्वल टू vx रखने पर। क्लियर है ना, इतना मानेंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि यदि x y अलग अलग नहीं हो पाया तो y इज इक्वल टू वी एक्स रखना है। जहां जहां y है वहां वहां क्या रखेंगे, v इंटू एक्स, v फॉर वेरिएबल, और वो किसका वेरिएबल होना चाहिए, x का। क्लियर है, चलो तो अगर y मिल गया
तो हम अगर x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो dy बाई डी एक्स भी मिल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल है तो जीरो तो होगा नहीं, कांस्टेंट जीरो होता है, तो यहाँ v छूटेगा और dx अपॉन dx हो जाएगा, है ना, और दूसरी बार x छूटेगा और dv अपॉन dx हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं। तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू आप सभी को क्या मिलेगा बाबू, v प्लस dx अपॉन dx 1 हो गया, v प्लस x dv बाई dx, इसको बना लो इक्वेशन नंबर, चाहे इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखना है कि जो मेरे पास क्वेश्चन है अब उसमें y की जगह vx रखना है और dy बाई dx की जगह v प्लस x dv बाई dx रखना है। क्लियर है इतना बाबू, सभी क्लियर है ना। चलो भाई उठा के वैल्यू रखते हैं, तो dy बाई dx की जगह ये वैल्यू देखो लेफ्ट साइड में अकेले ये दिख ही रहा है, उठा के रख दो, यहाँ हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx, है ना, इक्वल टू देखो x है तो x ही रहने दो, है ना, 2y है, y की जगह हमको अभी अभी याद आया है y की जगह करना है vx डिवाइडेड बाय x माइनस vx। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं बाबू। यहां से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ऐसे ही रहने देते हैं, और इधर देखो दोनों में x है कॉमन आ सकता है, नीचे भी दोनों में x है कॉमन आ सकता है, यहाँ भी x कॉमन ले लिए बच गया 1 प्लस 2v, और नीचे भी x कॉमन ले लिए बच गया 1 माइनस v। ठीक है, अच्छा x से x कट गया, ये वाला v उधर चला गया, क्योंकि देखो अब dv बाई डी एक्स एक्स बचा है और इधर टोटल वैल्यू v का बचा है, इसमें x है नहीं, दिख रहा है कि नहीं, ये v उधर लेके चले जाओ तो यहाँ हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v उधर चला गया 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। इतनी बातें क्लियर है ना बाबू, सभी क्लियर है। प्लस में था उधर चला गया माइनस में हो गया, 1 से v का मल्टीप्लाई, फिर माइनस v से माइनस v का मल्टीप्लाई, यहां हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v से मल्टीप्लाई हो गया v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। क्लियर, इतनी बातें सभी को समझ में आए बाबू। अब इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो ये टोटल राइट हैंड साइड में आपको v का फंक्शन दिख रहा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक तो dv दिख रहा है और केवल x का फंक्शन दिख रहा है। अब आप आसानी से प्रतिस्थापित कर सकते हो, उससे पहले 2v में से v घटा लेना। तो अगर प्रतिस्थापन करेंगे तो मान लो कि v को इधर ही रहने देते हैं, v को क्या करते हैं इधर, dv को इधर ही रहने देते हैं, तो ये सारा जो v का फंक्शन है ये सब इसके पास चला आएगा, इसमें x कहीं नहीं है, और ये जो dx नीचे है इधर चलाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और ये x जो ऊपर है वो इधर चलाएगा तो नीचे हो जाएगा। मतलब हर में है तो अंश में, और ये अंश में है तो हर में। अर्थ यह है कि हमें ये पूरा पोर्शन लेके v के पास चले जाना है, 1 अपॉन v हर में है, इस dv के पास आएगा तो ये अंश में हो जाएगा, है ना, किसमें हो जाएगा अंश में। यहाँ पे वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 माइनस v dv अपॉन, ध्यान से समझना, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2v माइनस b, एक तो v बचेगा और प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो dx ऊपर गया, dx ऊपर ले लिए, और ये x नीचे आ गया, x नीचे ले लिए, 1 अपॉन। ठीक है, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट बना था वो बन गया सेकेंड। बस अब इसी को हमको सॉल्व करना है, इसी का देखो अब इंटीग्रेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी कमी जिसको हम लोग धीरे धीरे दूर करेंगे। वो कमी क्या है बाबू, ध्यान से समझना, वो कमी क्या है। तो उस कमी को जानने के लिए एक काम करते हैं कि इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं ऊपर वाले में। ठीक है, 2 से गुणा और 2 से भाग, इतना याद रखना है। 2 से भाग कर दिए, 2 से गुणा किए v में, तो यहाँ हो गया माइनस 2v,
और ये 1 से गुणा हो गया तो +2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि 2 से गुणा और 2 से भाग क्यों किए, है ना, वो देखो अभी समझ में आएगा क्यों किए। अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद 1 मिनट का इंतजार करो, अभी समझ में आ जाएगा कि 1/2 से भाग क्यों दिए और गुणा क्यों किए। एक स्टेप और समझना, एक स्टेप और ये ध्यान देना है कि इसमें हम इस जो 2 है ना, ये जो 2 है इसको ऐसे लिख लो, -1 + 3 डिवाइडेड बाई 1 + v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x dx। ठीक है, तो इतना सारा काम हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो जल्दी दिमाग में आने वाला नहीं है। एग्जाम टाइम में तो और दिमाग काम नहीं करता, ये जल्दी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा। अब फिर यहाँ चले आओ, इतना स्टेप करने के बाद फिर यहाँ चले आओ, यहाँ ध्यान दो 1 + v स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करने अभी जाएं तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़े, ना तो खंडस समाकलन पढ़े, ना आंशिक भिन्न पढ़े हैं, ऐसे रूप का आंशिक भिन्न भी नहीं पढ़े हैं, ऐसे रूप का कोई समाकलन भी हम नहीं पढ़े हैं, सिंपल समाकलन कोई तो इसीलिए इसको बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ तक मॉडिफिकेशन कैसा हो रहा है बाबू, अगर नीचे को t मान लो, 1 + v स्क्वायर को t मान लो, t रखने पर, तो अगर दोनों पक्षों में t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो v का 1 हो जाएगा dv बाई, सॉरी v के सापेक्ष इंटीग्रेट करते हैं, v के सापेक्ष अवकलन, है ना, अवकलन करने पर दोनों पक्षों में इधर dv/dv 1 हो जाएगा और v स्क्वायर का 2v हो जाएगा, है ना, और t का क्या हो जाएगा dt/dv बन जाएगा v के सापेक्ष अवकलन। यहां से देखो हमें वैल्यू मिला 2v + 1 dv = dt। बस इसी चीज को करने के लिए हम इसको ऐसा बनाए, फिर इसको ऐसा बनाए, अब ये ऐसा दिखेगा। देखो नीचे से ध्यान देना, यहीं पर नीचे से ध्यान देना, v स्क्वायर है, अगर t बनाना है तो ऊपर 2v चाहिए, क्योंकि v स्क्वायर का v के सापेक्ष 2v होता है। तो v को 2v बनाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग किए, 2 से गुणा करते ही ये जो 1 था ये 2 हो गया, है ना, प्लस में था प्लस में ही है, v माइनस में था माइनस में ही है, ये 2 हो गया। हमको 2 तो चाहिए नहीं, क्योंकि v का अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा। तो 1 बनाने के लिए हम +2 को -1 + 3 दो रूप में तोड़ दिए, -1 + 3। अगर इन दोनों में से, अब देखो इतनी क्लियर है ना, अब बातें क्लियर है। 2 को किसमें किए, -1 + 3, ये इसके साथ अलग कर लो, इसके साथ अलग कर लो, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बाहर ही है, -2v - 1/1 + v स्क्वायर। ठीक है, बातें क्लियर है। और फिर +3/1 + v स्क्वायर। इतनी बातें कर ही सकते हैं, आप सभी को इतना समझ में आ रहा है, कर सकते हैं। अब ये जो काम किए हम, ये इसके लिए करेंगे, इसके लिए नहीं, इस पोर्शन के लिए। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2v + 1 बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले ही लेते हैं ना, माइनस को बाहर ले ही लेते हैं, यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, तो ये पोर्शन, ये जो काम किए हैं ये इसके लिए किए हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन बाबू है और कुछ नहीं है इसमें, बस आपको यहाँ तोड़ने के बाद इंटीग्रेशन ही बचा है जो आपका मेन प्रोसेस है, देख लो। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करने के लिए नॉर्मल वैल्यू चाहिए, ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन ये अभी एबनॉर्मल है। ये नॉर्मल हो गया कि नहीं, 2v + 1, जैसे इसको t मानेंगे dt बन जाएगा, dt/t log t आंसर। लेकिन यहाँ पे अब फिर कंफ्यूजन है, ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसे करने के लिए हमें एक पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसे करने के लिए पूर्ण वर्ग मतलब इसका द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसको हम लोग अलग अलग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अलग से क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो 1 + v स्क्वायर को हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में 2 खंडों में विभक्त करना होगा, और वो हम यूज करेंगे किसका,
पूर्ण वर्ग विधि का, पूर्ण वर्ग। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, मतलब वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, ठीक है। तो उसमें अब हमें टर्म पकड़ना है ये दोनों। कभी भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो टर्म पकड़ा जाता है, वो वी स्क्वायर प्लस वी, क्लियर है। तो वी स्क्वायर प्लस वी पकड़ ली, और इसको रिलेट कर देना है डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से रिलेशन करना है, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर, इससे क्या समझ में आया कि ए क्या है, ए इज इक्वल टू वी, 2ab का मान कितना है वी, ये जो वी है ना बीच में, ये पूरी की पूरी वैल्यू है इसकी 2ab की, क्लियर है। तो यहां से बताओ कि अगर ए वी है, 2 यहां बचा है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, क्या देखो 2ab इज इक्वल टू कितना है वी, क्लियर है। और ए बी कितना है वी, इधर जाएगा डिवाइड होगा, तो b का मान आपको कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1/2 मिलेगा ना। बस इसी का यूज करना है, b का मान 1/2 है, इतने को ही इसमें एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है वर्ग करके। तो यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, ठीक है। इतना पोर्शन बस आपको समझना है कि प्लस 1/4 माइनस 1/4, ये बन गया आपका पूर्ण वर्ग। क्या बन गया, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। और ये क्या बन गया, माइनस 3/4, क्लियर है। इतनी बातें सब बाबू सभी क्लियर है। तो यही चीज यहां उठा के रखना है, यहां हो जाएगा 1/2 माइनस 2v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी प्लस वी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन, ये टूट गया किस रूप में, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये सॉरी 4 एकम 4 प्लस हो जाएगा प्लस 3/4, और इसको अगर हम लोग रूट में लिखें तो हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। क्यों बाबू, क्योंकि 3/4 है, 3 को अगर रूट में लिखेंगे तो ये होल स्क्वायर एक ही बात है, √3 का स्क्वायर भी 3 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इसलिए ऐसा लिखें। और आप सभी को बहुत ध्यान से याद आ रहा है ये किसका फॉर्मूला है बाबू, इंटीग्रेशन करते ही इसका फॉर्मूला आप सभी को सामने होगा, क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा जगह इधर बनाते हैं और उसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं आगे। देखो बाबू मेरे पास अब और ये बचा हुआ है माइनस 2v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी प्लस वी स्क्वायर, इसके साथ dv लगा लो, यहाँ हो गया dv, ठीक है। और फिर प्लस 3 अपॉन v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इसके साथ भी dv लगा लो, दोनों के साथ dv dv हो गया, ठीक है। 1/2 अभी बाहर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x dx। दोनों पक्षों में अब समाकलन कर दो, क्योंकि समाकलन करने के लिए जो भी जरूरत थी वो सारी पूरी हो चुकी है। समाकलन दोनों पक्षों में समाकलन करने पर 1/2 अभी भी बाहर है, बाहर ही रहने देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं माइनस भी बाहर ही रहने देते हैं, 2v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी प्लस वी स्क्वायर dv, और यहाँ 3 को बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन वी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। सबको दिख रहा है ना बाबू, ज़्यादा छोटा तो नहीं है। थोड़ी सी अपनी क्या करना, वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना अगर नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है, नहीं तो दिख रहा होगा आप सभी को। आगे देखो, इसको t मानना है जैसा कि वहां प्रोसेस किया गया है, इसका यूज अभी तक नहीं किए है ना, इसको यूज अभी तक नहीं किया ना, लेकिन काम ये समझाने के लिए यहीं पर कर दिए थे, इसी का यूज यहाँ कर लो। इसे t मानेंगे, इसे मान लो t, तो ऊपर वाला हो गया dt, बन गया कि नहीं, 2v प्लस 1 dv इज इक्वल टू dt। और इधर देखो 3 बाहर है, ये किसका इंटीग्रेशन है बाबू, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। क्लियर? इंटीग्रेशन आप सभी को याद होगा, तो बस वही काम करना है। 3 इंटू 1/a कितना है, √3/2, और इंटीग्रेशन हमको करना है तो ये हो जाएगा 1/a हो गया, tan इनवर्स x कितना है v प्लस 1/2/a कितना है √3/2। ये हो चुका है मेरा इसका इंटीग्रेशन, और इधर वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, log x प्लस c। ठीक है, अभी देखो बस अब आंसर आने वाला है। ये 2 ऊपर चला आएगा, 3/√3, ये 1/2 भी अंदर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा -1/2 log t। क्लियर है? प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 2/√3, है ना। ये 2 चला आया ऊपर, 3 इंटू 2/√3, और ये 1/2 बाहर से आ गया, है ना। यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स v प्लस 1/2/√3/2 इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, यहाँ से देखो 2 से 2 कटा, और ये √3 से ये 3 के अंदर बाबू क्या होता है, 3 के अंदर होता है √3 इंटू √3, एक तो √3 कट गया, बचा क्या, एक ही √3। इट मीन्स मेरे पास आंसर आया 1/2 log t की वैल्यू रखो 1 प्लस v² प्लस, अब ये कट चुका है, √3 tan इनवर्स v प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज इक्वल टू log x प्लस c। तो क्या बताओ, अब आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये एक स्टेप और करना है ना, एक बस, अब लास्ट स्टेप ये करना है कि जो हम लोग y को v बनाए थे, इधर ही बनाए थे ना, मिटा दिए, y को v बनाए थे, कैसा बनाए थे बाबू, वो था मेरा, बॉडी भर गया, वो था y इज इक्वल टू vx, था कि नहीं था, y इज इक्वल टू vx। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/x। मतलब बस आंसर आ चुका है आपका। अब इसमें ना तो इंटीग्रेशन करना है ना ही डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन एक स्टेप ये काम करना पड़ेगा कि v में हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें y/x में आंसर चाहिए। तो v की जगह क्या कर लेंगे, y/x। यहाँ हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस y/x प्लस y²/x² प्लस √3 tan इनवर्स, v की जगह क्या कर लेंगे, y/x माइनस, दिख रहा है ना, प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज इक्वल टू log x प्लस c, और यही होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा नीचे चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अगर ध्यान से देखे होगे सारा क्वेश्चन तो ये आंसर यहाँ देखने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, आंसर आ गया होगा। क्लियर है सभी को बाबू, कोई डाउट? एकदम क्वेश्चन को बस थोड़ा सा आपको यहीं पे मॉडिफाई करना था, नहीं तो उसके बाद तो सारा का सारा इंटीग्रेशन का खेल है। ठीक है, तो अवकल समीकरण होमोजेनियस फंक्शन का ऐसे ही बनेगा। अब देखो इससे थोड़ा सा आसान एक क्वेश्चन लेते हैं। ये जो था देखने में आसान था लेकिन था मुश्किल। हाँ, ये क्वेश्चन ये भी होमोजेनियस है, लेकिन बनाते हैं इसे भी। ठीक है, मिटा दें इसे। तो अब इसमें क्या करना है बाबू, dy/dx इज इक्वल टू y/x, x/x cos² y/x हो गया, तो x से x तो कट गया। ठीक है, मेरे पास बचा dy/dx इज इक्वल टू y/x माइनस cos² y/x, है ना। क्लियर है? बस जहाँ ये इक्वेशन तैयार हुआ कि इसके बाद बस बचा है अब आप लोगों को वही जो मान रखना है, y इज इक्वल टू vx। ठीक है, वो याद रखना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, और यहाँ पे क्या करो, y इज इक्वल टू v इंटू एक्स रखने पर जितने भी ऐसे फंक्शन है उसमें ये काम आपको करना पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, dy/dx, और इधर जैसा कि पिछली बार किए थे सेम टू सेम वैसा ही होगा, v प्लस एक्स dv/dx। ये बताने की जरूरत तो है नहीं कैसे आया। क्लियर?
बस वैल्यू उठा के रख दो, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो एक काम कर सकते हैं यही से, अगर v का मान यहाँ से लिया जाए तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स, नहीं x इधर लाके डिवाइड कर लो, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई एक्स, तो यहाँ y बाई एक्स दिख ही रहा है, तो डायरेक्टली इसको v क्यों ना लिखे। वैसे भी अगर y की जगह वी एक्स रखोगे तो x से x कटेगा, v ही बचेगा, तो कुछ भी कर लो यहाँ v ही आने वाला है ना। और इस बार क्या आने वाला है बाबू आपका कॉस स्क्वायर, फिर y बाई एक्स है, फिर क्या हो जाएगा v। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई बाबू सभी को। अब जैसा नियम है ये भी उधर जाता है, इधर जो है वही बचना है, एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो जैसा पिछले क्वेश्चन में स्टेप चले थे सेम टू सेम वही स्टेप इसमें भी चल रहा है। पहला स्टेप क्या था, डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना और इसके साथ जितने वेरिएबल है सबको एक तरफ करना। दूसरा स्टेप क्या था कि x को वी एक्स मानना, इससे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। जैसे सारी वैल्यू रखे इधर एक v बच जाता है हर बार, जिसको हम उधर लेके जाते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस वी, जो ये जाएगा उधर, तो ठीक है। अब ये v से v कट गया, ठीक है। मेरे पास जो है वैल्यू बचा क्या भाई, अब देखो इसका आंसर तो बड़ा आसान है ना, आसानी से इसे कर सकते हो आप सभी, सभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो अब क्या काम करना है बाबू, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर वी मिल रहा है, ठीक है। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर वी मिल रहा है, ठीक है। dx को और x को उधर भगा दो, dv के पास इसको लेके चले आओ, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी ये नीचे चलाएगा, कॉस स्क्वायर v dv इज इक्वल टू 1/x dx। कैसे हुआ, x हर में था अंश में चला गया, ये अंश में था हर में चला गया, और ये अंश में था इधर हर में चला गया। क्लियर है, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है ना, या फिर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ -1/cos स्क्वायर v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगा sec स्क्वायर v dv इज इक्वल टू, ये तो हो ही गया log x प्लस सी, अगर इधर भी log होता तो इस c को भी किस में लिखते, log में। यहाँ हो जाएगा बाबू क्या, इसका कितना मान होता है 10v, 10v इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी, ठीक है। v की वैल्यू उठा के रख दो, 10y बाई एक्स प्लस लॉग सॉरी इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। आंसर लिखना है, ये थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है उधर भेज दो, ये बन जाएगा log x प्लस 10y बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही हो गया मेरा जो क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को वो इस तरीके से बनाया और फिर हम उसको सॉल्व करके यही क्वेश्चन बना दिए। अवकलन किया करके ये बनाया था, हम समाकलन करके फिर क्वेश्चन बना दिए। तो हर एक अवकल समीकरण में आप सभी को बस यही काम करना है। क्लियर है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वो ये रहा, देखो बिंदु -2, 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y दी हुई है। ये होमोजेनियस फंक्शन थे जो थे। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी में आई थिंक 9.3 से है, ठीक है, या 3 से या फिर 4 से हो सकते हैं। क्लियर है, देख लो आप सभी, लेकिन क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है ना, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब बनाते हैं ये जो दिया है। सबसे पहली बात, इसमें लास्ट वर्ड की बात करते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ऊपर की सारी चीजें छोड़ दो, बात करते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा
की प्रवणता वो क्या दी हुई है 2x अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ध्यान से 2x अपॉन वाई स्क्वायर स्पर्श रेखा की प्रवणता कई बार बता चुके हैं बाबू। स्पर्श रेखा की प्रवणता को एम टी से दिखाते हैं, टेंजेंट की प्रवणता स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसी का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली डी वाई बाय ए एक्स। क्लियर। और जिस पॉइंट पे चाहिए वो पॉइंट यहां दिया जाता है, और जो पॉइंट दिया गया है वो लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई पर स्पर्श रेखा। वो जो -2,3 से गुजर रहा है वक्र ना, तो उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अभी किस पॉइंट पर हमको ढाल चाहिए एक्स कॉमा वाई पर। तो ये बताओ कि क्या एक्स वाई में कोई चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे बना, क्योंकि एक्स की जगह एक्स रखेंगे एक्स ही हो जाएगा, वाई की जगह वाई रखेंगे वाई हो जाएगा। इट मीन्स कि मेरे पास अब क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बस यही बातें समझनी है। क्लियर है? चलो भाई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सॉल्व करना बहुत आसान है, साफ साफ दिख रहा है वाई वाई के पास चला जाएगा और डी एक्स एक्स के पास चला जाएगा। यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2x डी एक्स। क्लियर? आगे सॉल्व करो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जैसा नियम कहता है कि वाई स्क्वायर है डी वाई के साथ है, आसानी से हो जाएगा, एक पावर बढ़ेगा और उतने से ही डिवाइड हो जाएगा। इधर भी बाबू x है तो एक पावर बढ़ेगा और इतने से ही डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 गया प्लस c हो गया। अब उस सारा खेल, ऐसे क्वेश्चन का सारा खेल इस c पर डिपेंड करता है ना। और एग्जामिनर भी जो होता है वो c पर ही ध्यान देता है। ये सब चीजें तो सबको ही कर सकता है। यहाँ से मेरा इक्वेशन तैयार हुआ वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? इसे बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरा आ गया वक्र का समीकरण। ठीक है, इस जो वक्र कह रहा है ना, जिसका ढाल दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन था, इसका वो ढाल निकाल के दिया हुआ था। बातें समझ में आई? ढाल निकाल के वो दे दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ सी की जगह कुछ होगा, सी की जगह जरूर कुछ होगा, क्योंकि यदि हम डी बाई डी एक्स ऑफ सी कर लें, जब ये दिया होगा क्वेश्चन में सी दिया हुआ, तो ये तो डायरेक्टली वो जीरो कर लिया होगा। तो हमें कैसे पता कि जीरो से सी कैसे लाएं? यही बात समझनी है। सी का कॉन्सेप्ट यही पर काम करता है कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में सी क्यों आता है? क्योंकि अवकलन करते समय कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग जीरो मान लेते हैं, चाहे वो कांस्टेंट 1 हो और चाहे वो कांस्टेंट 1000 हो, इससे कोई मतलब नहीं होता डी बाई डी एक्स के लिए। इसलिए इस कांस्टेंट फंक्शन को हमेशा हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। क्लियर है? चलो भाई, तो अब इस सी के लिए सारा खेल दिया हुआ है बाबू, -2,3 से गुजर रहा है। ठीक है, तो x1 कॉमा y1 दिया हुआ है कितना, -2,3 से गुजारना है। तो अगर गुजरता है अर्थात ये समीकरण हो जाएगा y1 क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस सी। यहाँ से c की वैल्यू मिल जाने वाली है, y की जगह 3 रखो, यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू x1 की जगह -2 रखो, 2 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, यहाँ से एक तो कट गया, बच गया 3 3 9, और इधर हो गया 4 प्लस सी का मान कितना आ गया 9/4। अर्थ है जिस कांस्टेंट को वो जीरो किया था वो कांस्टेंट कितना आ गया 9/4। अतः जो अभिष्ट समीकरण होगा आप सभी का बाबू, वो क्या होगा? अभिष्ट समीकरण वो होगा वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9/4। चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो एकदम इक्वेशन की तरह, या फिर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी आपका सही है। अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात है। सी का मान क्यों निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है, यही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, मेन चीज इस क्वेश्चन का यही था। ये तो सभी कर सकते हो। क्लियर है? अब सभी क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बताओ इसमें से y और x अलग अलग हो सकता है? अगर हो सकता है तो ये फलन आसानी से सॉल्व होगा, और अगर नहीं हो सकता है तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, होमोजेनियस फंक्शन लगाना पड़ेगा। क्लियर है? समघातीय फलन। चलो भाई इसे मिटा दें। चलो भाई, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा। तो बनाया जाए। देखो, क्योंकि है ये भी एक समघातीय फलन, है ना। समघातीय फलन इसलिए है क्योंकि देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, एकदम सेम टू सेम होमोजेनियस फंक्शन की तरह दिख रहा है। अतः हमें इसे y बराबर वी एक्स मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 3xy, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना है भाई, dx, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। पहला काम, इसको उधर भगाओ, हमें डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ चाहिए और सारे फंक्शन एक तरफ चाहिए। तो ये पूरा उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? इसको उधर लेके चले जाओ तो यह बना लेगा माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया बाबू, -3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर सभी को? अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग जो बचेगा वो इधर किया जाएगा। ठीक है, जितना हो सकता है इधर कर लेते हैं। अब काम क्या है बाबू, ना तो y अलग हो पाया ना तो x अलग हो पाया, तो अलग करने के लिए एक ही उपाय बचा, वो है vx। ठीक है, y इज इक्वल टू वी एक्स रखने पर एक तरह से कहें तो ये अलग करने का ही उपाय है, v को अलग और x को अलग करने का, है ना। जैसे ही रखेंगे सब अलग अलग हो जाएंगे। y की जगह vx रखेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब dy बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू रखना है और जहां जहां y है वहां वहां वी एक्स रखना है। ठीक है, तो यहां से हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3x, y कितना है, vx। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ y कितना है, vx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, और y कितना है, vx। ठीक है, आगे सॉल्व करते। यहाँ हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस बाहर रहने देते हैं, अंदर के साथ खेल करते हैं, 3vx स्क्वायर, 3vx स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो vx स्क्वायर। ये बन गया। इतनी बातें समझ में आई? अब देखते हैं आगे। जैसा है इधर का वैसे ही रहने देते हैं, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, छेड़छाड़ तो इधर करना है। अब वो एक्स स्क्वायर दोनों में है, यहाँ भी नीचे भी एक्स स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लो, ऊपर भी कॉमन नीचे भी कॉमन। अंदर क्या बचा भाई, 3v प्लस वी स्क्वायर, है ना, क्या बचा 3v प्लस वी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा भाई 1 प्लस वी। क्लियर है ना, 1 प्लस वी, एक्स एक्स कट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बचा, देखो अब इधर केवल v का फंक्शन बच चुका है और इधर v है, उधर लेके जाएंगे ना,
तो यहाँ हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस अंदर लेके चल जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस को अगर अंदर लेके चलते हैं, लेके ही चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। ये माइनस अंदर लेके चले जाओ तो हो जाएगा -3v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1+v, और ये इसको उधर लेके चले जाओ तो -v। इतना खेला समझ में आए? आगे देखो, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेगा v से और इसमें लाके घट जाएगा, तो 1 का v से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो इसे लिख लो, 1 का v से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा -v, और v का -v से मल्टीप्लाई करो तो -v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1+v। एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा बाबू कि इधर v का फंक्शन बचा हुआ है, इधर v का dv है, और केवल x का फंक्शन। अब अलग कर सकते हैं, बस इसको घटा के रखना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा x dv बाई डी एक्स -3v माइनस v हो जाएगा -4v माइनस v स्क्वायर हो जाएगा -2v स्क्वायर, ठीक है, -2v स्क्वायर अपॉन 1+v। अभी बचा है मेन काम, वो क्या है, v की तरफ, v को x को राइट साइड में, v को लेफ्ट साइड में, x को राइट साइड में, हर है अंश चढ़ाएगा 1+v, और अंश है हर चल जाएगा 2v स्क्वायर dv, और इधर क्या हो जाएगा बाबू 1/x dx। चलो अब इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं, बस उसे अब समाकलन करने की जल्दी है। इट मीन्स कि बचा है मेरे पास 1/v, -2 कॉमन ले लिए इन दोनों में से तो कोई दिक्कत बाबू, हर में से -4 -2 कॉमन ले लो, मतलब यहाँ हो गया 1/2 माइनस में, क्लियर है। बचेगा क्या 2v + v स्क्वायर, यही बचेगा ना, क्लियर है। dv इज इक्वल टू 1/x dx। अब देखो, अब सॉल्व करते हैं। यहां से जब इक्वेशन तैयार हुआ, ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि यदि इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, सॉरी इसको अगर t मान लिया जाए तो इसका जो है डिफरेंशिएशन यही आएगा। चेक कर लेते हैं, 2v + v स्क्वायर इज इक्वल टू t रखने पर क्या हो जाएगा बाबू, अवकलन कर लो तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2v, और हो जाएगा dv इज इक्वल टू dt। इतनी बातें सभी को समझ में आई बाबू। t का जो है v के सापेक्ष अवकलन करने पर, v के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, 2v का हो जाएगा 2, v स्क्वायर का हो जाएगा 2v, और ये dt बाई dv होगा जो v स्क्वायर लेके चले आए। 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या 1+v dv इज इक्वल टू dt। हमें कुछ ऐसा ही पोर्शन चाहिए, 1+v dv 2 एक्स्ट्रा है, भगा दो 2, यहाँ हो जाएगा 1+v dv इज इक्वल टू dt बाई 2। चलो इतनी बातें समझ में आई सभी को। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सारी वैल्यू उठा के रख दो इस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है, इसको 2 बना लेना, ठीक है। 2 में 2v + v स्क्वायर की जगह मान लिए हम लोग t, और 1+v dv इज इक्वल टू हो गया dt बाई 2। यहाँ -1/2 अभी भी ऐसे ही है। यहाँ बच गया मेरा dt, नीचे क्या हो गया t। अच्छा dt बाई 2 बचा था ना, ध्यान देना, ये नीचे हो गया 1/t इंटू dt बाई 2। ऐसा क्यों, ये पूरा बन गया t और ये पूरा बन गया मेरा dt बाई 2, क्लियर है। चलो और इधर क्या हो गया 1/x dx, ठीक है। 1/2 बाहर है, बाहर ही कर लेते, -1/4 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहीं पे इंटीग्रेट कर लो, ज़्यादा शॉर्ट में नहीं चलने की जरूरत है ना, समाकलन करने पर। अब उस समाकलन कर लो तो इधर तो 1/4 बाहर ही ले है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से बन जाएगा मेरा यहां से बन जाएगा 1/4 log t। क्लियर? इधर क्या बन जाएगा log x, क्योंकि दोनों तरफ log है तो यहां भी क्या मिलेगा आपको log c। c नहीं log c, अगर दोनों तरफ log है तो ये भी किस में रखना है आपको। बस अब एक प्रॉपर्टी यहाँ लगाना है और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ लगा के हम लोग काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं बाबू। अब जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं। कहाँ किया जाए, इसको लिख लो फटाक से, आगे का मिटा के हम लोग इसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ लॉग है, तो कुछ लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ है log t। ठीक है, तो एक काम करते हैं। कौन सा काम? इसको उधर भेज देते हैं। 1/4 को चुपचाप क्या करो उधर भेज दो, माइनस को इधर ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, 1/4 को उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा मेरा माइनस लॉग टी की वैल्यू रख लिया जाए। टी की वैल्यू कितनी है 2v + v²। यहाँ हो जाएगा 2v + v², और इधर ये 4 इसमें आएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 log x + 4 log x + यहाँ कितना बनेगा 4 log x + 4 log c बनेगा 4 log c। क्लियर है? चलो अब आगे बनाते। तो यहाँ से बाबू एक log वाली प्रॉपर्टी होती है कि m log n अगर हो तो ये बना देता है log n के पावर m। ठीक है, याद है सभी को? अगर n log m हो तो ये log n के पावर m को ही तो ऐसा लिखता है, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो। क्लियर है? तो ये बन जाएगा मेरा माइनस log 2v + v² इज इक्वल टू log x के पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस log c के पावर 4। ठीक है, अभी देखो ये log x इधर चला है, ये log x को अगर इधर लेके चले आए क्योंकि log c इधर अकेले छोड़ना है, यहाँ बन जाएगा log 2v + v² माइनस log x के पावर 4 इज इक्वल टू log c के पावर 4। क्लियर है? तो अब ये जो है माइनस माइनस कॉमन कर लो, माइनस माइनस क्या कर लो कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा log 2v + v² प्लस log x के पावर 4 इज इक्वल टू log c², c के पावर 4। ठीक है, फिर से यहाँ प्रॉपर्टी लग गया बाबू, कौन सा log m + log n, है ना, बीच में प्लस है क्योंकि दोनों जगह माइनस था, कॉमन लिए तो बीच में प्लस हो गया। तो log m + log n बराबर होता है log mn, होता है कि नहीं? बस यूज होगी प्रॉपर्टी। ये जो है टोटल एक ही log बन गया, यहाँ बन गया माइनस log 2v + v² इंटू x के पावर 4 इज इक्वल टू log c के पावर 4। क्लियर? अभी अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से log कट जाएगा। ठीक है, log से log क्या होगा कट जाएगा, वैल्यू बचेगा 2v + v इंटू x के पावर 4 इज इक्वल टू c के पावर 4, या फिर एक कांस्टेंट इसे 1 ले सकते हैं, c1 c1 c1। तो यहाँ एक टोटल c इसको मान लिया जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2v + v इंटू x के पावर 4 इज इक्वल टू c। ठीक है,
क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन के पावर 4 होना चाहिए। अब ये वैल्यू निकालना होता तो इसकी जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ निकालना नहीं है, तो बस C1 के पावर 4 को एक नया कांस्टेंट मान लेंगे हम लोग C, जहाँ C1 के पावर 4 इज इक्वल टू C रखा गया। कुछ भी रख सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस C1 के पावर 4 करेंगे तो C ही मिलेगा। क्लियर है, इतनी बातें सभी को समझ में आई बाबू? तो चलो अब इसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे एक और क्वेश्चन की। तो ये जो पोर्शन था ये बस लॉग की प्रॉपर्टी थी, आंसर तो हमारा यही आ चुका था, ठीक है, इंटीग्रेशन यही आ चुका था, लेकिन क्वेश्चन का आंसर, अरे हाँ अभी तो v है, इसको x में भी करना पड़ेगा। अभी आंसर कहाँ आया है? v में है ना, x में कर लो। कैसे होगा? y बाई एक्स, 2y बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स इंटू एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू सी, ये होगा आंसर। ठीक है, लास्ट में इतना ध्यान रखना है, v में आंसर नहीं देना है हमें, y बाई एक्स में आंसर देना है। क्लियर है? चलो भाई आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन होगा, हाँ ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन बाबू, ध्यान से इसको सॉल्व करना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा भी है ना, तो इसीलिए इस पे ध्यान से इसको सॉल्व करना है। हाँ तो भाई इस ये हार्ड और या फिर कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि इस पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं दिया है, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया है। और हर अवकल समीकरण में हमारा काम यही होता है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दे दिया कुछ भी, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कुछ भी दे दिया, तो इसी को इंटीग्रेट करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो y वाला फंक्शन था वो निकालते हैं। यही असली काम है हमारा, है ना। लेकिन यहाँ तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दे दिया, इसका मतलब पहले इसे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और डी वाई बाई डी एक्स आने के बाद फिर एक बार समाकलन करेंगे तो y आएगा। क्लियर है? तो अर्थ है कि हमें उल्टा चलना है इसको और 2 बार चलना है, यही इसमें मेन चीज है। ठीक है, चलो भाई, तो log x का सबसे पहला काम, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, बस डायरेक्टली समाकलन करने पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इधर भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक अंक कम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और आगे देखो तो इधर हो जाएगा बाबू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर देखो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो बहुत पहले समझाए हैं, ये एक खंडस्थ समाकलन है ना, जिसे u और v के रूप में तोड़ते हैं और आइलेट लगा के सॉल्व करते हैं, ILATE। क्लियर है? इसमें यहाँ है लॉग फंक्शन, लॉग के बाद अलजेब्रा है, ठीक है, यहाँ भी लॉग है, लॉग के बाद अलजेब्रा है, इसीलिए लॉग को पहला वेरिएबल और 1 को दूसरा वेरिएबल सॉल्व करना आप सभी जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पहले को चुपचाप छोड़ देते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। ये होता है खंडस्थ समाकलन का फॉर्मूला। कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इस पे, जो बच्चे बाबू समाकलन पूरा पढ़ लिया है ना, आसानी से ये बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और 1 का क्या हो जाएगा
एक्स dx। क्लियर है। अब वो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होता है, जल्दी बताओ, क्योंकि अब अवकल समीकरण में ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x कैसे निकाला जाता है। ये अगर आप सभी को आता होगा तभी आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको आप सभी को याद रखना है, मेन प्रॉपर्टी है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस x। क्लियर है। और वही 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। और log x का इंटीग्रेशन ये नहीं होता, अलग होता है, x log x माइनस x। वो कहाँ से है देख लो, x से x कट जाएगा, वैल्यू बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x, आगे कर लो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x log x माइनस x बचेगा। ऐसा क्यों, 1 dx है, 1 का फिर से इंटीग्रेशन करना ही है हमको, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा। इतनी बातें क्लियर है। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं, आंसर हमारा नहीं आया है। हमें चाहिए y, यहाँ dy बाई डी एक्स लाएं। अतः एक काम हमें ये करना पड़ेगा कि फिर से एक बार इसका अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात, एक चीज यहाँ पकड़ लो कि अगर हो गया तो यहाँ c आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बाबू, c तो आना ही है। और अगर c आ गया तो इस c के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। c के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन आया कितना, और उसके लिए हमें हिंट दिया हुआ है कि हमें लेना है y इज इक्वल टू एक्स। वाई की जगह क्या लेना है बाबू, x लेना है, और y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू 1 हो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 है। इसका अर्थ यह है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 दिया है, और दूसरी बात जबकि x इज इक्वल टू 1 हो। ठीक है, ये दो कंडीशन दिया है जिससे हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। dy बाई डी एक्स की जगह क्या करना है, -1, और x की जगह क्या करना है, 1। क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 1 log 1 -1 प्लस सी। ठीक है, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 1 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये इधर घटेगा, c बराबर क्या आ गया, 0। c बराबर 0 आ गया। अर्थ यह है कि यहाँ पे c का मान कितना रखना है, 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू अब मिलेगी हमें, ये होगा मेरा मेन आंसर, x log x माइनस एक्स। अब ये सोच रहे होंगे ये 0 हो गया था तो इसको लिखे क्यों थे। अब वो 0 हो गया था, अगर नहीं हुआ होता तब क्या करते। ठीक है, अगर वो कंडीशन ऊपर नहीं दिया होता कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 रखो और x इक्वल टू 1 रखो, तो c का मान क्या रखते। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, c भले ही 0 हो गया लेकिन यूज करेंगे। तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। फिर से इंटीग्रेशन पुनः समाकलन करने पर इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, और dx इधर भी लगा लो, dx यहाँ भी लगा लो, माइनस dx यहाँ भी लगा लो। ये dx को उधर भेज दो, ठीक है, क्या दिक्कत है, dx क्या करो उधर भेज दो। यहाँ भी वही कहानी थी, dx को हम लोग क्या किए, उधर भेज दिए, है ना। बातें क्लियर है। dx को या फिर यहीं पे रख दो, डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दोनों तरफ dx, लेकिन यहाँ तो dy इज इक्वल टू एक्स कर लेते हैं। ठीक है, आ गया मेरा यहाँ y, और ये हमको चाहिए समीकरण, इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है x log x का। इस बार मेरे पास फंक्शन x log x बचा हुआ है, log x नहीं बचा है, x log x। उसका मतलब मेरे पास u भी है और v भी है। u देखो ध्यान दो, हम log को माने हैं क्योंकि आइलेट के हिसाब से l क्या है बाबू, log, और a क्या है, अलजेब्रा x। l पहले रहता है, log फंक्शन को पहले हटा लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x का dx के सापेक्ष, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d बाई डी एक्स इंटू यू होता है ना, हाँ log x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल dx। इतनी बातें सभी क्लियर है बाबू।
एक्स लॉग एक्स को यू माने थे, यू बाहर कर लिए, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन डी एक्स। ठीक है, माइनस एक्स है, इसको ऐसे रहने देते। क्लियर बाबू? अब देखो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, है ना। यहां अंदर देखो डी बाई डी एक्स एक्स करेंगे तो वो वैल्यू मिलेगा हमको 1 बाई एक्स, है ना, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स। अभी एक बार और इंटीग्रेशन करना बाकी है, ध्यान देना। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फिर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर? अभी आगे देखते हैं, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स से टू एक्स कट गया, 1 बाई 2 बाहर आ चुका है। ठीक है, 1 बाई 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करने के लिए अब बचा है केवल एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई, लास्ट इंटीग्रेशन बचा है इसलिए अभी c का वैल्यू नहीं लिख रहा है, एक ही बार में c लिखेंगे जब इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। अब इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बचा हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब एक नया कांस्टेंट आया तो इसको एक नया कांस्टेंट लेते हैं c1। क्या ले लेते हैं बाबू? c1। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है बाबू? ये तो सबसे पहली बात घटेगा 4 और 2, ये तो वैसे तो जुट जाएगा ना, 4 और 2 है, दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? जुट जाएंगे। तो टोटल वैल्यू मेरे पास कितना है बाबू? देखो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 4 और 2 का एलसीएम 4, यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले चुके हैं तो एक्स स्क्वायर इधर हो गया प्लस 2x इधर हो गया कि नहीं बाबू? माइनस माइनस दोनों में बाहर ले चुके हैं प्लस c1। ठीक है, यहाँ वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस c1। अब देखो सबसे मेन काम यहीं पे आया, अभी हमें c1 की वैल्यू नहीं पता है, और वो पता कैसे चलेगा? हिंट से दिया है y इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, इसमें dy बाई डी एक्स है ही नहीं, तो c का मान निकाल सकते हो y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1। यहाँ y है, पहले से ही चलता आ रहा है y, देखो कहाँ है भाई? यहाँ से, है ना, y है y है y है, ये y चलता आ रहा है। तो बस अब काम क्या करते हैं, y की जगह 1 और x की जगह 1 रखते हैं। यहाँ से इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, ये ठीक है, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस c1, y बराबर 1 और x बराबर 1 रखने पर अब यहाँ से c1 की वैल्यू निकालो और उठा के क्या करो बाबू? रख दो उसमें, है ना। यहाँ भी हो गया y बराबर 1, ये हो गया 1 बाई 2 लॉग फिर 1 हो गया माइनस 3 बाई 4 प्लस c1। ठीक है, लॉग 1 की वैल्यू 0, ये 3 बाई 4 इधर प्लस में हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा 4 एकम 4 3 7 बटे 4 इज इक्वल टू c1। ठीक है, लास्ट इक्वेशन मेरा तैयार है, c1 की वैल्यू आ गई, बस ये उठा के हमें क्या करना होगा, या जो ये इक्वेशन बनाए हैं, जो ये स्टार इक्वेशन बनाए हैं, इसे रखना पड़ेगा। बातें समझ में आई? तो c1 का मान समीकरण नंबर ये कौन सा माने थे? 1 हो चुका है, 2 माने थे ना, तो c1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लास्ट लाइन क्या लिखेंगे आप लोग? c1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। मेरा इक्वेशन तैयार है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस c1 कितना है? 7 बाई 4, और यही हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर।
तो बाबू आप लोग को कैसे लिखना है, सबसे पहले काम ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये, और फिर वो, ठीक है। तो इतना बड़ा आपका क्वेश्चन था, और समझ लो ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, और ये लगभग पिछले 5-6 सालों से पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल हल्के मत लेना। अगर पेपर हो चुका है तो आप सभी को दिख ही रहा होगा, ये क्वेश्चन आया होगा, और अगर नहीं हुआ है, होने वाला है, जल्द ही होने वाला है या कुछ दिनों बाद होने वाला है, तो 100% आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, वो भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। क्लियर है? बातें समझ में आई बाबू? तो इसीलिए अवकल समीकरण का जो भी प्रश्न था, अवकल समीकरण का जितने भी प्रश्न थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। इसके बाद कुछ एक और रैखिक अवकल समीकरण बचा हुआ है, रैखिक अवकल समीकरण, उसके बारे में आप सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, ये सारी बातें रैखिक अवकल समीकरण में आपको मिलेगा CF एंड PI निकालने के लिए, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए जितने भी NCERT में क्वेश्चन है, चाहे वो होमोजीनियस फंक्शन हो, चाहे वो सिंपल फंक्शन हो, चाहे वो समीकरण बनाना हो, आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं हम लोग अवकल समीकरण के ही नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।